भाई बटेंगे तो कटेंगे, पर सबसे बड़ी पार्टी देश की सबसे अनुशासित पार्टी बंट गई क्या? फाउल प्ले हो गया ये महाराष्ट्र में कि बंटेंगे तो कटेंगे। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये अमृत मंथन की प्रक्रिया है और ऐसी प्रक्रिया में असमंजस, अनिश्चितताएं होती है। 9 दिन बाद जब अमृत उत्पन्न होगा तो आप एक बार फिर, आप ही नहीं पूरा देश चौंक जाएगा, क्योंकि हम 170 से ऊपर सीटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये इस प्रक्रिया में जो है अनिश्चितताएं होती है, असमंजस होता है। हाँ, जो बयान आए हैं वो नहीं आने चाहिए, तो उसका संज्ञान लिया जा रहा है, विशेषकर अशोक चौहान जी का, जिनको बहुत कुछ मिला इस साल पार्टी का। लेकिन बटोगे तो कटोगे एक राष्ट्रीय स्लोगन है, अब ये रफ्तार पकड़ चुका है, ये रुकेगा नहीं, ये बांटने वालों की हवा निकाल देगा और हिंदू समाज को एकत्र करेगा। और आप पूछेंगे कि हिंदू समाज को एकत्र करना जरूरी क्यों है? मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय एकता में हिंदू एकता अनिवार्य है। क्या आप 80% आबादी को बांटकर राष्ट्र को एकत्र कर सकती हैं? और क्या 20% को बांटकर इकट्ठा कर सकते हैं? तो बांटकर क्या 20% को बांटकर इकट्ठा कर सकते? क्या 80% को बांटकर तो राष्ट्र एकत्रित नहीं हो सकता, लेकिन क्या 20% को बांटकर राष्ट्र एकत्रित हो सकता है? लेकिन जो एक, हम किसी को नहीं बांटते हैं गरिमा जी, हम किसी को नहीं बांटते हैं, लेकिन हिंदू समाज पर निरंतर जो पिछले कुछ वर्षों से, और मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, जिस प्रकार से सनातन पर हमले होते थे डीएमके के द्वारा और कांग्रेस अपनी चुप्पी से उसका सपोर्ट करती थी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जो है आर्मी का, पत्रकारों का, मिस इंडिया कंटेस्टेंट्स का, किसी की भी जाति पूछते नहीं सकते थे, बहुत अलग अलग तरीके से इन्होंने बांटने की कोशिश की है। ये केवल और केवल जोड़ने का प्रयास है, इसमें कोई बंटने वाली बात है ही नहीं। तो जिनको ये इससे आपत्ति है, मेरे ख्याल से उनको हम समझाएंगे। तो ये अशोक चव्हाण जो कह रहे हैं, अशोक चव्हाण आपके राज्यसभा सांसद हैं, हाल फिलहाल में आपके साथ जुड़े, आपने खुद कहा बीजेपी ने इतना कुछ उन्हें दे दिया। वो कह रहे हैं दिस पर्टिकुलर स्लोगन इज नॉट इन गुड टेस्ट। महायुति का बंटना ही हुआ ना भाई, और महायुति भी मैं भी परे रखती हूँ। बीजेपी बंट गई क्या? बंटेंगे तो कटेंगे पार्टी के निश्चित रूप से ये अनुशासन के विरुद्ध है, इसका संज्ञान ले लिया गया है, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। और पंकजा मुंडे जो खड़ी हो गई है 23 तारीख को, उस दिन 23 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, बहुत से लोग जो इस वक्त जो है अनाप शनाप बोलना शुरू कर रहे हैं, वो इसके महत्व को समझेंगे, इस स्लोगन के महत्व को समझेंगे। अशोक चव्हाण अनाप शनाप बोल रहे हैं। नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, वो आप समझिए कि मैंने किसके लिए कहा, किसके लिए नहीं कहा। और पंकजा मुंडे भी अनाप शनाप बोल रही है, तो इनसे ना एमएलसी है, आपकी राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी। जिनमें एप्रीहेंशंस है, जिनमें भी जरा से भी डाउट्स है स्लोगन को लेके, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी निश्चित रूप से ये पार्टी का कल्चर नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये अमृत मंथन का महाराष्ट्र जो है एक अननेचुरल राजनीति की दौर से गुजर रहा है। 2019 में, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बार 2019 में जो है एक आम जो एक अलायंस था, जो बहुत सालों से चला आ रहा था, वो टूटा, और उसके बाद एक अननेचुरल जो है बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे गठबंधन बने हैं। तो महाराष्ट्र एक अनयूजुअल फेज से गुजर रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजों को आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जेन्युइनली जो है कुछ लोगों के मन में शंका हो, तो वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करे। ये बटोगे तो कटोगे जो है वो एक यूनिफाइंग स्लोगन है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। तो ये जो कह रही है, आपने अशोक चव्हाण को खारिज कर दिया। जो पंकजा मुंडे कह रही है कि महाराष्ट्र में इस तरह के विषय लाने ही नहीं चाहिए, महाराष्ट्र को बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत ही नहीं है, और मैं इसीलिए थोड़ी समर्थन कर दूंगी कि मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी की नेता हूं। इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझेगा, वो नेता है। इसका मतलब बटोगे तो, देखिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा यूनिफाइड वी स्टैंड, पढ़ा होगा यूनिफाइड वी स्टैंड। एक है तो नेक है, वही अर्थ है। डिवाइडेड वी फॉल, बटोगे तो कटोगे का वही अर्थ है। ये तो हम दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। हाँ, हमें आज उसको पुनर्दोहराने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि
कुछ विपक्षी पार्टियों का जो बंटवारे की मानसिकता है, जो विभाजनकारी मानसिकता है, वो सारे हदों को पार कर रही थी, इसलिए हमें रीहाइड्रेट करना पड़ रहा है, इसीलिए हमें पुनः उसको समझाना पड़ रहा है समाज में। और ये जो बयान है प्रधानमंत्री का, क्या मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये बात, बता देती। हाँ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, कांग्रेस की नीति हिंदुओं को, एब्सोल्युटली, लेकिन वो जो एक है तो नेक है, इसमें से मुसलमान गायब हो जाता है ना। कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। किसको विभाजित करने का प्रयास किया गया? हाँ, अगर हिंदू समाज को ही बार बार विभाजित करने का प्रयास किया गया तो पहले हिंदू समाज को तो हम एकत्र करें, मुसलमानों को बाद में देख लेंगे। नहीं, मुसलमानों को तो ये हमेशा अपने सराखों पे रखे हैं इंडिया अलायंस। आज जो है, अगर आपको लगता है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, चलिए आपको लगता है कि इतनी यूनिटी है अगाड़ी अलायंस में, एक सेकंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना डिबेट को, थोड़ा एक सेकंड। अगर अगाड़ी में इतनी यूनिटी है तो इनको कहिए कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम, इनको कहिए कि जमाते उलेमा के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तीनों पार्टियां, जिसमें कह दे कि 10% जॉब्स जो है वो सुरक्षित होंगी, आरक्षित होंगी मुसलमानों के लिए पुलिस में। वो कह दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 10% जॉब्स जो है वो आरक्षित होंगी मुसलमानों के लिए। तो यूनिटी तो इनमें भी नहीं है, और यही मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में ये एक विचित्र दौर है। तो अघाड़ी वाले मुसलमानों को सिर आंखों पर रखते, महायुति वाले रखते हैं कि नहीं रखते? उनके लिए मुसलमान एलियन है क्या? दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी है क्या? कोई हमारे लिए एलियन नहीं है। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप कोई भी सरकारी स्कीम चेक कर लीजिए, कितना प्रतिशत कवरेज जो है मुसलमानों को मिला है, माइनॉरिटी को मिला है, आपकी खुद की शंकाएं दूर हो जाएंगी। और ये जो बयान है, हिंदू जितना बंटेगा कांग्रेस का उतना फायदा होगा, ये जो बयान है, घुसपैठिए आएंगे तो शंख और घंटी नहीं बजाने देंगे, इसमें आप वर्टिकल शार्प डिवीजन करते हुए दिखते हैं बयानों में। ये सब चीजें ग्राउंड पर हो रही है। आप स्टूडियो से बाहर नहीं जाती, आप जाइए संथाल परगना के एरिया में। मैंने 2 दिन बिताए हैं, मैंने देखा है इन चीजों को होते हुए। कब्जा हो रहा है, जमीन पर कब्जा हो रहा है इलीगल बांग्लादेशियों के द्वारा, विवाह जबरदस्ती जो है प्रलोभित करके विवाह रचा जा रहा है आदिवासियों के द्वारा, और उसके बाद जो है सरपंच बन जाते हैं वो गांव के, बाई प्रॉक्सी वो रूल करते हैं। तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो मिथ्या नहीं है, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, ये भ्रम नहीं है, गृह मंत्रालय की है भाई घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी रूप से। लेकिन देखिए, आप डिबेट को अगर दूसरे साइड ले जाएंगे, देखिए निश्चित रूप से ये केंद्र की भी है और राज्य सरकारों की भी है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ 2 या 3 राज्य सरकारों ने पिछले 10 वर्षों में राशन कार्ड बांटे हैं, वोटर आईडी बांटे हैं, और ये मैं जेएमएम और टीएमसी की बात कर रहा हूं, वो एक अलग लेवल का उनका वो एजेंट बन गए हैं घुसपैठियों के, उनके लिए खड़े रहते हैं हर काम करने के लिए, और निश्चित रूप से इससे चुनौतियां बढ़ जाती है, केंद्र सरकार की बीएसएफ की चुनौतियां बढ़ जाती है। तो भाई वो राशन कार्ड तब बांट पाए ना जब वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए, बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करके घुसपैठिया भारत में दाखिल हो गया, गृह मंत्रालय अपने आप को पल्ला झाड़ता हुआ दिखेगा। गरिमा जी, इन्फिल्ट्रेशन 70 सालों से चल रहा है। गोपीनाथ बोरदोलोई जो असम के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी चिट्ठियां हैं नेहरू के नाम कि आप इसको रुकवाइए। नेहरू कहते नहीं, होने दीजिए। तो दो बात बता दीजिए, संसद में आंकड़ा रखिए। समस्या नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 10 वर्षों में स्थिति इसलिए और संसद में आंकड़ा नहीं बताएंगे कि 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाले गए। 10 वर्षों में नहीं, पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़े नहीं है। स्थिति इसलिए बिगड़ी है क्योंकि इनको बहुत आसानी से कुछ राज्यों में, इंडिया अलायंस द्वारा शासित राज्यों में राशन कार्ड और वोटर आईडी जो है मुफ्त में बहुत जल्दी मिलने लगी, और इसलिए आपको नजर आने लगे। लेकिन ये समस्या पिछले 7 दशक पुरानी समस्या है। नहीं, बताइए ना 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाल दिया। अगर घुसपैठिए डेमोग्राफी बदल रहे हैं असम में 30,000 रखिए। आप पूछ रहे हैं आंकड़े, मैं कह रहा हूं असम में 30,000 निकाले जा चुके हैं। झारखंड में कितने? और यही चीज जो है हम झारखंड में करने वाले हैं। 10 साल में नहीं कर पाए ना। कहां पे? झारखंड में करने वाले हैं, 10 साल में नहीं कर पाए। 30,000 जो है 30,000 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके असम से निकाला जा चुका है। ये बयान वहां के मंत्री ने असम की असेंबली में दी है। झारखंड में कितने निकाले भाई? झारखंड में करने वाले हैं, नहीं कर पाए ना 10 साल में। हमारी राज्य सरकार कहां थी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार कहां थी? अभी आएगी तो
राज्य सरकार अभी आएगी तो सीए भी होगा, एनआरसी भी होगा, सब कुछ होगा, निश्चिंत रहिए। ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है घुसपैठियों को रोकना। पॉलिटिक्स आप दोनों की करेंगे। जिम्मेदारी, मैंने तो कहा दोनों की, शुरू में ही कहा आपको। तो लेकिन अगर राज्य सरकारें एजेंट बन जाए घुसपैठियों की तो चुनौतियां बढ़ जाती है केंद्र सरकार के लिए भी। तो हिंद जी, घुसपैठियों के एजेंट तो तब बनेंगी ना राज्य सरकारें जब वो दाखिल हो जाएंगे देश के भीतर। दाखिल ना हो, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है। अरे दाखिल पिछले 70 वर्षों से हो रहे हैं, निकालते हैं गरिमा आप। जी, 70 वर्षों से हो रहे हैं। बताते चलिए महाराष्ट्र पर आंकड़ा वापस आ बताते जाते हैं। संसद में कितने आप भूल गए घुसपैठियों को टॉपिक निकाल दिया। चलिए महाराष्ट्र पे वापस आ जाते हैं। नहीं, क्योंकि तुहिन इस पर फंसते हुए दिखे, घुसपैठियों के नाम पर पॉलिटिक्स करेंगे। देश की डेमोग्राफी बदल गई, मुसलमान ज्यादा आ गए, असम मुस्लिम बहुल, एक सेकंड में जी रही है, असम मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा 2041 तक। ये हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 30,000 घुसपैठिए निकाल दिए वहां से। ये तो स्टैटिस्टिक्स है। अरे ये तो स्टैटिस्टिक्स है गरिमा जी, स्टैटिस्टिक्स। आप क्या बात करेंगे आपसे ले भैया, 20 मिनट से इनको ही लेके बैठे हो। ये पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये तुहिन सिन्हा ने और ये 20 हिंदू मिनट से मुसलमान पर बकवास कर पॉलिटिकल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है। ये 20 मिनट से बकवास कर रहे हैं। एक सेकंड आती हूँ।